नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल से स्कूल पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं शुरू की जाएं पाठ 1 का विज्ञान। इसीलिए मैं आपकी डिमांड पर जो है पाठ 1 का वीडियो बनाया हूँ बच्चों। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का क्या क्या हमारा टॉपिक होगा। जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि हम पहले आपको बताएंगे कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताएंगे, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, कुछ फार्मूला आपको याद रखना है। पहला फार्मूला है जैसे इसका साधारण नाम या व्यापारिक नाम, इसका रासायनिक नाम, इसका सूत्र। ठीक, देखिए बच्चों, साधारण लवण का जो रासायनिक नाम होता है उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका फार्मूला होता है NaCl। दूसरा हमारा सुहागा का सूत्र होता है बच्चों रासायनिक नाम बोरेक्स। इसका फार्मूला है Na2B4O7 × 10H2O। ठीक, इस तरीके से बच्चों जैसे हमारा फार्मूला है खाने का सोडा को कभी कभी बच्चों हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला है NaHCO3। ठीक, फिर है हमारा धावन सोडा को हम वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला है Na2CO3 × 10H2O। अगला फार्मूला है बच्चों कास्टिक सोडा को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम है, इसका फार्मूला है NaOH। ठीक, फिर जैसे हमारा है तूतिया को बोलते हैं नीला कशिश भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। इसका फार्मूला है CuSO4 × 5H2O। ठीक, फिर है बच्चों जैसे उजला थोथा को बोलते हैं सफ़ेद कशिश। इसका रासायनिक नाम होगा जिंक सल्फेट। फार्मूला है ZnSO4 × 7H2O। फिर है बच्चों हरा कशिश को बोलते हैं फेरस सल्फेट। इसका फार्मूला होता है FeSO4 × 7H2O। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर अगला फार्मूला है हमारा संगमरमर। जैसा कि आप देख रहे हैं, संगमरमर को हम बोलते हैं खड़िया भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला है CaCO3। ठीक, जैसे अब हमारा है कली चूना, ये इसको चूना पत्थर भी कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक नाम है, इसका फार्मूला है CaO। फिर है बच्चों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फार्मूला है N2O। फिर है अश्रु गैस को बोलते हैं क्लोरोएसिटोफिनोन CCl3NO2। जो बच्चों है बुझा हुआ चूना का फार्मूला होता है कैल्शियम। रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो सूत्र होता है CaOH का होल्टवाइज। फिर बच्चों देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसका सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। ठीक, फिर है बच्चों चीनी को हम रासायनिक नाम में बोलते हैं सुक्रोज। फार्मूला है इसका C12H22O11। ठीक, ये बच्चों है बालू को बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसका जो फार्मूला होता है SiO2। ठीक, इस तरीके से बच्चों देख सकते हैं विरंजक चूड़ का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl ब्रैकेट बंद करके Cl, या कभी कभी बच्चों इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, इसको बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है, या इसको आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हैं।
जैसे बच्चों है भारी जल, भारी जल को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला है D2O। फिर है नौसादर, नौसादर को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है, फार्मूला हो जाएगा हमारा, ठीक। नौसादर का फार्मूला होता है NH4Cl, ठीक। ये होगा नौसादर NH4Cl, ठीक। फिर है बच्चों सिरका, सिरका को रासायनिक नाम होता है एस्टिक अम्ल, इसका फार्मूला होगा CH3COOH, ठीक। बच्चों जैसे बिना बुझा हुआ चूना, इसका फार्मूला होता है CO, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। जब बच्चों बिना बुझा हुआ चूना कहा जाए तो आपको CaO बताना है, और आपको अगर बुझा हुआ चूना आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। इस तरीके से, ठीक। तो ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि रासायनिक समीकरण को जब हम संतुलित करेंगे तो ये फार्मूला आपका जो है मदद करेगा काफ़ी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हम समझते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। देखिए बच्चों, जो परिवर्तन होता है, आप जानते हैं कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, हर चीज़ में बदलाव होता रहता है। जैसे देखिए परिवर्तन हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन और दूसरा है बच्चों रासायनिक परिवर्तन। इसको केमिकल चेंज बोलते हैं, इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। परिवर्तन दो प्रकार का होता है बच्चों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आइए समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए बच्चों, परिवर्तन जो होता है, भौतिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण का मतलब है बच्चों जैसे आकार, उसका साइज, उसका रंग, उसका अवस्था, अवस्था का मतलब कि जैसे वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में है तो वो बदल जाएगा। इसी परिवर्तन को बच्चों भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कोई पदार्थ है, अगर उसका भौतिक गुण जैसे आकार, उसका साइज, उसका कलर, उसका स्टेट, मतलब वो आप जानते हैं कि 3 अवस्था में होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, इसमें बदलाव हो जाएगा, उसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे बच्चों है बिजली के बल्ब का जलना, ठीक। जैसे लाइट आया तो बिजली का जो बल्ब है वो जल जाएगा, तो उसका जो आकार है या उसका जो रंग है वो देखिए चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। जैसे नमक का जल में घुलना, जब हम बच्चों नमक को पानी में घोल देते हैं तो आप देखते होंगे कि वो जो विलयन होता है ना, वो हल्का दुधिया हो जाता है, दूध की तरह दिखेगा आपको, या उसका देखिए कलर चेंज हो जाता है। देखिए चीनी का जल में घुलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। बच्चों लोहे से चुंबक का बनना, आप जानते होंगे कि लोहा से ही चुंबक बनाया जाता है बच्चों। जैसे किसी लौहों में अगर हम करंट को भेज दें तो देखिए कुछ देर के लिए चुंबक की तरह काम करेगा, जब तक करंट उसमें सप्लाई होता रहेगा, ठीक। 5वां नंबर है बच्चों बर्फ़ का जमना। देखिए आप जानते हैं कि अगर हम पानी को ठंडा कर देंगे बच्चों तो बर्फ़ बन जाता है, ठीक। जैसे है मोम का पिघलना, मोम पिघल जाता है, बर्फ़ का पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। जैसे बच्चों गलन हो गया, वाष्पन हो गया, क्वथन हो गया, हिमीकरण हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, संघनन होगा, ये सब भौतिक परिवर्तन होता है। और बच्चों आपको बता दें कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो कुछ ही समय के लिए होता है, टेम्परेरी रहता है। जैसे इसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता है। जैसे देखिए बिजली का बल्ब जो है जलता कब तक है, जब तक उसमें लाइट या जिसमें उसमें करंट जो है सप्लाई किया जाता है तब तक वो बल्ब जलता है। जैसे हम करंट बंद कर देंगे तो वो बल्ब जलना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों की जो भौतिक परिवर्तन होता है वो परमानेंट नहीं होता है, ठीक। ये जो है अस्थाई होता है, ठीक। मतलब परिवर्तन हटा लेंगे तो आप जैसे पुनः थे दोबारा वैसी अवस्था ये प्राप्त कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको समझाया है कि भौतिक परिवर्तन के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए बच्चों, भौतिक परिवर्तन के गुण,
इसमें पदार्थ का जो केवल भौतिक गुण है उसमें बदलाव होता है। ठीक, अगर हम बच्चों परिवर्तन का कारण हटा लें तो पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। इसमें कोई बच्चों नया चीज़ नहीं बनता है। जैसे जैसे बच्चों देखिए, ये हमारा सर्किट है, ये हमारा बैटरी है, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर कुंजी है। जैसे अगर हम इस कुंजी को ऐसे खुला छोड़ देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दें इसको, तो आप देखेंगे ना कि बल्ब जलने लगेगा। देखिए बल्ब क्यों जला बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमने कुंजी को कनेक्ट कर दिया है। ठीक, अब अगर हम कुंजी को बंद कर दें बच्चों, हटा लें, ना कनेक्ट करें, तो आप देखेंगे कि जैसे बल्ब हमारा नहीं जलेगा। बटन दबाएंगे तभी बल्ब हमारा जलेगा, बटन नहीं दबाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों अगर हम परिवर्तन जो हो रहा है अगर इसको हटा लें तो ये अपनी पुनः अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये हमेशा नहीं रहेगा परमानेंट, ये अस्थाई होता है। ठीक, ये बच्चों कहा जाता है टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए। अगर आप जैसे बल्ब जल रहा है हमारा, अगर आप हम बटन बंद कर दें तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, मतलब परिवर्तन का कारण अगर हटा लें तो वो अपनी पुनः अवस्था को प्राप्त कर सकता है इस तरीके से। चलिए बच्चों, मुझे लगता है कि आपको भौतिक गुण समझ में आया होगा। याद रखिएगा, इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण में बदलाव हो जाता है। परिवर्तन का कारण अगर आप हटा लेंगे तो पदार्थ जैसा था वैसी अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, हम समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए बच्चों, दूसरा है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में बच्चों कुछ नया चीज़ बनेगा। जैसे वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बच्चों जंग लगना। ठीक, आप जानते हैं कि अगर हम किसी लोहे को बाहर फेंक दें ज़मीन पर तो आप देखेंगे कुछ दिन में उसमें जंग लग जाएगा। ठीक, तो देखिए कुछ नया आपको दिखने लगेगा, वो कुछ नया पदार्थ बनेगा। जैसे बच्चों दूध से दही बनना। ठीक, दूध से हम दही बनाते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ नया चीज़ बनता है, दूध से दही। अब आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो ये जो है परमानेंट होता है, यह परिवर्तन ये हमेशा के लिए हो जाता है। जैसे बच्चों भोजन का पचना, खाना हम खाते हैं तो भोजन पच जाता है। ठीक, फलों को पकना, जैसे अगर कोई फल एक बार बच्चों पक गया है तो वो दोबारा कच्चा थोड़ी ना होगा, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। ये दोस्तों परमानेंट होता है। ठीक, इसमें आप दोबारा लौट कर नहीं जा सकते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा हो सकता है। बच्चों देखिए दहन है, दहन का मतलब जलना है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को जला देते हैं तो जलाने के बाद जो हमको राख मिलेगा उससे हम दोबारा वो चीज़ नहीं बना सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए पेपर है, इसको हम जला दें तो ये राख बन जाएगा, क्या हम इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों जितनी भी दहन वाली अभिक्रियाएं होती हैं वो रासायनिक परिवर्तन में आती हैं। जैसे दही से है मक्खन बनना। ठीक, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। तो जैसे अंगूर का किण्वन होना, जो भी अभिक्रियाएं हम पढ़ते हैं जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, बच्चों ये सभी की सभी रासायनिक परिवर्तन में आती हैं। जैसे बच्चों कोयले का दहन, किसी कोयले को हम जला देते हैं तो रासायनिक परिवर्तन में आता है। मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम फीते को जला देंगे बच्चों तो फिर दोबारा हम मैग्नीशियम फीते प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों, ये परमानेंट हो जाता है हमेशा के लिए, इसमें आप दोबारा लौट कर नहीं आ सकते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में आप लौट के आ सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों रासायनिक परिवर्तन के कुछ हम गुण आपको दिखाते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन के बच्चों गुण, देखिए यह परिवर्तन अस्थाई होता है। स्थाई मतलब बच्चों परमानेंट होता है, ये हमेशा के लिए हो जाता है। इसमें कुछ नए पदार्थ का निर्माण होता है, कुछ नया चीज़ बनता है। जैसे किसी कागज़ को हम जला देते हैं, जैसे कागज़ है बच्चों, कागज़ को हम जला दिए तो बन जाएगा राख।
तो देखिए ये कुछ नया प्रोडक्ट बना है। अब राख से आप कागज़ नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो वही हमने बताया कि यह परिवर्तन अस्थाई होता है, मतलब हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। देखिए बच्चों, सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब अगर आप कोशिश कर लें कि जैसे हमने कागज़ से राख बनाया है, तो आप राख से कागज़ नहीं बना सकते बच्चों, ठीक। देखिए चौथा गुण है रासायनिक परिवर्तन के बाद बनने वाले पदार्थ का रासायनिक गुण, ठीक। रासायनिक गुण व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः अलग होता है। मतलब ये है कि रासायनिक परिवर्तन जब हो जाता है, जो बनने वाला नया पदार्थ होता है बच्चों, उसका जो रासायनिक गुण होगा और उसमें जो संगठन होगा, संगठन मतलब वो किस किस से मिलकर बना है, वो देखेंगे कि इस पदार्थ से अलग होगा, बिल्कुल हटके। यही आपको समझना है। उम्मीद है बच्चों आपको रासायनिक परिवर्तन समझ में आया होगा। चलिए हम आपको समझाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है बच्चों, ठीक। मेन टॉपिक हमारा ये है, यहाँ से आप समझिए अच्छे प्रकार से। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम एक ही लाइन में बात करें ना, एकदम सिंपल भाषा में, ठीक, तो आप कह सकते हैं बच्चों कि रासायनिक परिवर्तन ही हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। तो ये कोई गलत बात नहीं, ये भी सही है एकदम। आप बता सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को बच्चों हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक। देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। जैसे बच्चों उदाहरण हम लेते हैं, कोयले का दहन। दहन का मतलब बच्चों होता है जलना। कोई चीज़ अगर जल रही है ना, तो आप समझिए कि उसका दहन हो रहा है। और कोई भी चीज़ जलती है ना, तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो नहीं जलती है। ये भी बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। ऑक्सीजन उसको चाहिए तभी वो जलेगी, ठीक। जैसे बच्चों कोयले का दहन है, जैसे आप जानते हैं कोयला किससे मिलकर बनता है बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम फार्मूले से लिखे हैं। देखिए इस कार्बन का प्रतीक सी होता है, ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2। इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एक किस्म का गैस है, और आप जानते हैं बच्चों ऑक्सीजन भी गैस है। और कोयला की जो भौतिक अवस्था है, कोयला जो है ठोस अवस्था में होता है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड से आप दोबारा कोयला नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। कि आप अगर चाहें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से दोबारा कोयला प्राप्त कर लें, तो यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए और दूसरा बात है कि जो तीर का निशान है बच्चों, वो अभिक्रिया की दिशा को बताता है। जैसे ये तीर लगा हुआ है ना, तो ये बताएगा कि अभिक्रिया आगे की दिशा में हुई है, ठीक। मतलब ये रिएक्शन आगे की ओर फॉरवर्ड हो रहा है। ये बच्चों रासायनिक अभिक्रिया होता है। आप एक ही बात याद रखिएगा कि रासायनिक, अगर एग्जाम में पूछ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप लिख दीजिएगा रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। बच्चों यहाँ पर हमने आपको कुछ एग्जाम्पल भी समझा दिया, जैसे कोयले का जलना, ठीक, इस तरीके से। चलिए बच्चों आगे की ओर समझते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया का और सारा बात हम करेंगे आपसे। देखिए जैसे है, आइए बच्चों समझते हैं कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक को बच्चों अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक। ये इसको कभी कभी क्रियाकारक भी कहा जाता है। बच्चों देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। यह हमेशा तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है बच्चों। जैसे देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा अभिकारक हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। हाँ बच्चों देखिए आपने समझ लिया होगा कि अभिकारक क्या होता है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। देख सकते हैं अभिकारक को हम अब क्रियाकारक भी बोलते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जैसे बच्चों देखिए ऑक्सीजन और कार्बन, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसका मतलब ये बच्चों हमारा अभिकारक हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया अभिकारक क्या है, CO2 है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं ना कि तीर के बाईं तरफ, तीर के इधर साइड में जो भी होगा वो हमारा अभिकारक होगा, और तीर के इधर जो होगा बाईं तरफ, ठीक दाईं तरफ, उसको उत्पाद बोलेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है, जैसे बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन हमने मिलाया तो क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको उत्पाद बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। ठीक, और यह तीर के दाईं तरफ लिखा जाता है, देख सकते हैं बच्चों तीर के दाईं तरफ लिखा हुआ है। ठीक, ये हमारा उत्पाद है। ठीक, इसको हम बच्चों उत्पाद बोलेंगे, ये हमारा उत्पाद हो जाएगा इस तरीके से। ठीक बच्चों, ये बच्चों हमारा उत्पाद में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इस तरीके से बच्चों आप समझ सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके बाद जो चीज़ बनेगा उसको उत्पाद बोलेंगे। और ये चीज़ बना किनसे है, किसकी वजह से बना है, तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बना है बच्चों। तो इसका मतलब ये हमारा अभिकारक हो जाएगा और ये हमारा उत्पाद हो जाएगा। बच्चों पिछले साल जो है एक सवाल आया था 2023 में, चलिए उसको हम आपको समझा देते हैं कि क्या है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा आया था 2023 में, आया था 1 नंबर का था बच्चों। देखिए लिखा हुआ है कि जो है अभिक्रिया जो हमारी है यहाँ पर Zn + H2SO4, इसमें बच्चों आपको बता देना है कि जो है उत्पाद और अभिकारक पूछा था। इसमें पूछ रहा था बच्चों कि आप जो है अभिकारक और उत्पाद बताइए। ठीक, जैसे अभिक्रिया है Zn + H2SO4, तीर के उधर देखिए ZnSO4 + H2, तो आप जानते हैं बच्चों कि ये पूरा का पूरा हमारा उत्पाद हो जाएगा और ये हमारा अभिकारक हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आप ऐसे लिखिएगा, हल दी गई अभिक्रिया निम्न है, यहाँ पर आप बता दीजिए अभिकारक क्या क्या है। तो बच्चों तीर के इधर जो होंगे वो सभी अभिकारक हो गए, जैसे Zn H2SO4, और तीर के जो इधर है दाईं तरफ उसको उत्पाद बोलेंगे ZnSO4 + H2। इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों कि अभिकारक क्या क्या है। ये जो है 1 नंबर का आया था, तो आप जो है इसको याद रखिएगा कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। अभिक्रिया के बाद जो बनेगा बच्चों उसको उत्पाद बोलेंगे, वो तीर के हमेशा दाईं साइड लिखी रहेगी। और अभिक्रिया के जो है अभिक्रिया कराने में जो हिस्सा लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं। जैसे Zn + H2SO4 ये अभिक्रिया को करवा रहा है तो ये हमारा अभिकारक हो जाएगा इस तरीके से। चलिए बच्चों, हम आगे की तरफ समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखा कैसे जाता है, सबसे मेन बात ये है। ठीक, तो बच्चों एक रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण जो है आप 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण बच्चों 2 तरीके से होगा। एक हमारा होता है शब्दों द्वारा निरूपण, और एक हमारा होगा, देखिए एक हमारा है शब्दों द्वारा निरूपण और दूसरा हमारा प्रतीकों द्वारा एवं सूत्रों द्वारा निरूपण। आइए समझते हैं कि बच्चों शब्दों द्वारा निरूपण क्या होता है। बच्चों जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को शब्दों द्वारा निरूपित किया जाता है तो ऐसे निरूपण को हम शब्दों द्वारा निरूपण कहा जाता है, और हमें जो समीकरण प्राप्त होता है उसे शब्द समीकरण कहा जाता है। मतलब बच्चों जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई और उसमें आपने अभिकारक को और उत्पाद को बच्चों शब्द का इस्तेमाल करके लिख देंगे, जैसे जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, ये हमारा जो है अभिकारक हो जाएगा। और देखिए इधर जो बनना है जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन गैस, तो बच्चों ये हमारा उत्पाद हो जाएगा। तो देखिए अभिकारक और उत्पाद को बच्चों हमने
शब्द का इस्तेमाल करके लिखा है। तो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है ना, इसको बच्चों हम बोलेंगे शब्द समीकरण। ठीक, जैसे बच्चों जस्ता, जस्ता ठोस होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल किस अवस्था में होता है बच्चों? तो द्रव अवस्था में होता है। जिंक सल्फेट ये हमारा द्रव अवस्था में होता है। हाइड्रोजन बच्चों एक गैस है। आप देखिए ये हमारा उत्पाद है, क्योंकि तीर के उधर जो होता है दाईं तरफ वो उत्पाद होता है, और तीर के इधर जो होता है बाईं तरफ उसको अभिकारक बोलते हैं बच्चों। लेकिन देखिए ये जो है एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हमने लिख दी है कि ये बच्चों वैज्ञानिक विधि नहीं है, साइंटिफिक मेथड नहीं है। और इस निरूपण में बच्चों वैज्ञानिकों को ज़्यादा समय लगता था, इसीलिए उन्होंने इस निरूपण को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया है बच्चों। ठीक, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इसको लिखने में ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना यार एक अच्छी तरीका बनाई जाए रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि जो है उन्होंने प्रतीकों के द्वारा निरूपण करना शुरू कर दिया। प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपण। जैसे बच्चों जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके प्रतीकों या सूत्रों या यौगिकों के द्वारा लिखा जाता है, तो यह निरूपण प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपण कहलाता है। इसके बाद जो समीकरण प्राप्त होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए जिंक। ठीक, जैसे यहाँ देखिए बच्चों जस्ता, जस्ता का प्रतीक क्या होता है? जडियन होता है। तो यहाँ पर जडियन हमने लिख दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। जडियन बच्चों सॉलिड अवस्था में है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया यस। यस बता रहा है कि ये सॉलिड है। H2SO4 ये बच्चों लिक्विड होता है। ठीक, जो बनता है उसको वो देखिए ZnSO4। यहाँ पर बन रहा है जिंक सल्फेट, वही चीज़ हमने लिख दिया है हाइड्रोजन गैस। तो H2 और बगल में बच्चों H लिख देंगे G। तो G बताता है बच्चों कि ये जो है जो बना है प्रोडक्ट ये किस अवस्था में है? तो ये गैसीय अवस्था में है। जो सबसे खास बात है ना कि ये एक वैज्ञानिक विधि है। इसको लिखने में आप देखिए बहुत ही कम समय लगता है, इसीलिए हमारे जो वैज्ञानिक थे वो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं करते थे शब्द समीकरण का। वो ज़्यादातर रासायनिक समीकरण से ही रासायनिक अभिक्रिया को लिखते थे। ठीक, इस तरीके से। चलिए बच्चों आगे की ओर कुछ समझते हैं हम। देख सकते हैं यहाँ पर और भी हमने एग्जाम्पल लिया है बच्चों आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से सब चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों जैसे सल्फ़र है। सल्फ़र हमारा किस अवस्था में है बच्चों? तो ठोस अवस्था में। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा किस अवस्था में है? गैस में है। तो इससे मिलकर बनता है बच्चों सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये हमारा गैस है। आप देखिए बच्चों ये जो रासायनिक अभिक्रिया हमने लिखी है ना, उसमें शब्द का इस्तेमाल करके लिखा है। ठीक, तो इसको बोलेंगे बच्चों शब्द समीकरण। ठीक, फिर देखिए जैसे सल्फर का प्रतीक बच्चों यस होता है, ये सॉलिड अवस्था में होता है तो यस ले लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रतीक O2 होता है, ब्रैकेट में G ले लेंगे, G का मतलब गैस। इसके बाद आपको देखिए बन गया SO2, मतलब ये गैस है। ठीक, ये एक किस्म का रासायनिक समीकरण होता है। ठीक बच्चों, तो देखिए ये हमारा शब्द समीकरण था और ये हमारा जो है रासायनिक समीकरण है, इस तरीके से। ठीक बच्चों, एक बात और आपको याद रखना है, जैसे भौतिक अवस्थाओं का संकेतन, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी होगी ना, तो जैसे अगर G लिखा है कहीं पर तो आप समझिए कि वो जो प्रोडक्ट है ना वो गैस अवस्था में है। G का मतलब गैस। या बच्चों अगर G नहीं लिखा होगा तो इसे तीर बना होगा तो वो गैस को बता रहा होगा। जैसे यल का मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव। जैसे अगर कोई चीज़ लिख दिया जाएगा फार्मूला, उसके बगल में यल लिख दिया जाए, तो इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि ये जो पदार्थ है बच्चों वो द्रव अवस्था में है। यस आपको बताएगा, यस का मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, ठोस अवस्था में। जैसे बच्चों अगर तीर का निशान इस तरफ लिख दिया है, इसका मतलब वो जो है अवक्षेपण बना है, या इसी को अवक्षेप बोलते हैं बच्चों। जैसे कभी कभी हम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि इसको डेल्टा बोलते हैं रासायनिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, जबकि गणित में इसको त्रिभुज बोलते हैं। तो अगर डेल्टा लिखा हुआ है इसका मतलब उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, मतलब उसको गर्म कर रहे हैं बच्चों, इस तरीके से।
ठीक। बच्चों जैसे ये एक्यू है, एक्यू का मतलब एक्वस होता है, एक्वस माने जलीय। बी होता है, बी लिखा होगा तो उसका मतलब वेपर बनना है, वाष्प। जो कभी कभी हम एक तीर का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी दो तीर का। जब एक तीर का इस्तेमाल करिए तो आप समझिए कि अभिक्रिया बच्चों अनुत्क्रमणीय है, मतलब वो अभिक्रिया जो है आगे की दिशा में जाएगी लेकिन पीछे की दिशा में लौट के नहीं आ पाएगी, तो वो अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक, जैसे ये वाला रिएक्शन देख रहे हैं, ये सब सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इसमें एक ही तीर लगा है, मतलब लौट कर हम दोबारा यहाँ तक नहीं जा सकते हैं। और जब बच्चों दो तीर लगा हो इस तरीके से, तो आप समझ जाइएगा कि वो रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, मतलब हम उत्पाद से अभिकारक के पास पहुंच सकते हैं इस तरीके से। ठीक, चलिए बच्चों आगे की तरफ कुछ हम समझते हैं। देखिए बच्चों, रासायनिक समीकरण आपने समझ लिया है। अब देखिए बच्चों, जो रासायनिक समीकरण होता है ना, वो दो किस्म का होता है हमारा। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। जैसे एक है बच्चों असंतुलित रासायनिक समीकरण, या इसी को आप बोल सकते हैं बच्चों कंकाली रासायनिक समीकरण, या इसी को आप बोल सकते हैं ढांचा असंतुलित समीकरण। और दूसरा है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए बच्चों, हम आपको समझाते हैं सबसे पहले कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के जो तत्व हैं, तत्वों के परमाणुओं की संख्या की अगर हम गिनती करें और गिनती करने पर बच्चों बराबर नहीं होती है, तो इसका मतलब वो है ना कि ऐसे रासायनिक समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल की मदद से आपको हम समझाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ से बच्चों, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, ठीक, प्लस ऑक्सीजन। देखिए बच्चों, ये अभिकारक हो जाएगा और ये हमारा उत्पाद हो जाएगा। इसमें दो है बच्चों कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो देखिए तत्व कितना है, हाइड्रोजन, और एक तत्व है बच्चों ऑक्सीजन। ठीक, इसमें अभिकारक आप जानते हैं, इधर वाला अभिकारक है, इधर वाला उत्पाद है। अभिकारक को में परमाणुओं की संख्या इधर लिखेंगे, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है, देख सकते हैं 2 दिख रहा है, तो यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है बच्चों, 2 दिख रहा है। और आप देखिए उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, तो देखिए उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन में कितने एटम है बच्चों, 2 एटम है। और फिर ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर अकेला है उत्पाद में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अभिकारकों में जो हाइड्रोजन का परमाणु है वो बच्चों 2 है, ऑक्सीजन का परमाणु 2 है। मगर उत्पाद में आप देखें ना, तो उत्पाद में देखें कि हाइड्रोजन का परमाणु 2 है मगर ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। मतलब बच्चों कहने का ये है ना कि अभिकारक और उत्पाद के जो तत्व हैं उसमें परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है बच्चों अभी असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा हमारा इस तरीके से। यहाँ पर एक छोटा एग्जाम्पल और मैंने आपको लेकर समझाने का कोशिश किया है। देखिए बच्चों, जैसे Fe प्लस H2O, इसको मिलाते हैं तो बनता है ना Fe3O4 प्लस H2O, ये लिखा है बच्चों Fe। ठीक, देखिए ये वाला अभिकारक हो जाएगा बच्चों, इधर वाला उत्पाद। इसमें कौन कौन से तत्व हैं बच्चों, तो Fe है, आयरन, हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। बच्चों देखिए अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, और हम जानना चाहेंगे कि इसके उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आयरन आप देखें अकेले है, अभिकारक में भी देखिए। फिर देखिए हाइड्रोजन बच्चों 2 है, ऑक्सीजन 1 है। उत्पाद में देखें तो F जो है Fe3 है, और जो है ऑक्सीजन हमारा कितना है बच्चों 4 है, और हाइड्रोजन बच्चों 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना बच्चों कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अभी ये हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, हम आपको समझाते हैं ना कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये तो आपने समझ लिया हमारा, ठीक, इस तरीके से संतुलित रासायनिक समीकरण को भी समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद हम आपको
सिखाएंगे कि कैसे किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है बच्चों। ठीक, देखिए बच्चों, हम समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे बच्चों, किसी रासायनिक समीकरण में ना अगर अभिकारक और उत्पाद के जो तत्व हैं बच्चों, अभिकारक और उत्पाद के तत्व, इसके जो है परमाणुओं की संख्या अगर हम गिने और गिरने पर बच्चों, गिन ले मतलब गिनने पर अगर बराबर आ जाती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस तरीके से बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण ये होता है कि अगर हम अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की परमाणुओं की संख्या अगर हम गिन लें और गिनने पर अगर वो बराबर आ जा रहा है, ठीक, तो उसे हम बोलेंगे बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं ना कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, जैसे बचपन में जो आप पढ़ते थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हमारा जो है बन जाता है पानी, जल बनता है बच्चों। देखिए, जैसे हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु मिलकर पानी बना लेता है। तो देखिए बच्चों, अभिकारक होगा। आप जानते हैं कि तीर के इधर जो लिखा रहता है बाईं तरफ, इसको अभिकारक बोलते हैं, और तीर के जो दाईं तरफ लिखा रहता है बच्चों ये वाला, इसको हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक, देखिए जैसे बच्चों इसमें कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। देखिए हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2 दूनी 4 है। यहाँ पर देखिए गुणा हुआ है, मतलब 2 दूनी 4। इस तरीके से ऑक्सीजन देखिए बच्चों 2 है, अभी अभिकारक में देखिए और उत्पाद में देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर उत्पाद में देखिए ना, तो देखिए 2 दूनी 4। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है बच्चों, और देखिए 2 का इससे भी गुणा हुआ है, तो 2 एकम 2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन बच्चों 2 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना बच्चों कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, देखिए 4 2 इधर है, 4 2 इधर है, बराबर है। तो इसका मतलब है बच्चों कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम आपको समझाते हैं बच्चों कि आखिर में किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, ये बात सबसे ज़रूरी है। ठीक, चलिए देखिए, जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाएगा। इसको संतुलित करना आपको सीखना होगा। तो देखिए बच्चों, आपको जो है संतुलित करने का ना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। इसका नाम होता है अनुमान विधि, या इसी को बोलते हैं बच्चों हिट एंड लिखा है, हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें क्या करते हैं ना बच्चों कि जो सबसे छोटी संख्या होती है, जैसे आप जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या मान लीजिए कि हम 2 लेते हैं, 2 से इसमें हम बच्चों गुणा करवाने का काम करते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। इस तरीके से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या लेकर गुणा करते हैं। तो देखिए ये जो एग्ज़ाम में आया है ना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये यूपी के 2019 में आया था। तो इसको आपको बच्चों बैलेंस करना होगा। चलिए हम आपको सिखाते हैं कि आखिर में इसको कैसे बैलेंस किया जाता है। बच्चों एग्ज़ाम में आता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है कि कैसे इसको संतुलित करते हैं। ठीक, चलिए बच्चों हम आपको सिखा देते हैं कि इसको संतुलित करना बहुत ही इजी होता है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक, चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं बच्चों। ठीक, देखिए जब भी आपको संतुलित करने को कहा जाएगा ना बच्चों, तो ये समझिए कि आपको ये असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया है, इसको संतुलित करना है। तो देखिए हम पहला सवाल आपका उठा लेते हैं ऐसे, जैसे एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए कि ये प्रश्न नंबर 2 पर आ गया है आपका। ठीक, 2 पर है, तो इसको एग्ज़ाम में ऐसे लिखिएगा बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर। ठीक, इसको काला पेन से लिखिएगा बच्चों। ठीक, ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 2, इस तरीके से ऐसे एग्ज़ाम में आपको लिखना होगा बच्चों। देखिए पहला हमारा ये वाला, पर चलिए पहले ये को सॉल्व करके दिखाते हैं।
जैसे लिखा है HNO3 प्लस H2SO4, तीर लगाएंगे। ठीक, सॉरी बच्चों हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये वाला हमको उतारना चाहिए था। चलिए इसको मिटा देते हैं, दूसरा लिखते हैं। देखिए इससे हमारा बच्चों इसको उतारना है, ये नंबर ये है ना, देखिए ये है हमारा HNO3 प्लस CaOH का होल टॉयज। ठीक, फिर है कैल्शियम NO3 का होल टॉयज प्लस H2O। चलिए बच्चों संतुलित करते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। देखिए बच्चों आप देखिए इधर ना हाइड्रोजन 1 है, इधर है 1, और देखिए 2 एकम 2। ठीक, तो 2 और 1 मिलाकर 3, इधर हाइड्रोजन 3 है, जबकि बच्चों देखिए इधर 2 है, यानी कि भी हाइड्रोजन में गड़बड़ है ही है। फिर इधर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, और बच्चों देखिए 2 एकम 2। ठीक, तो 3 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, तो 3 दूनी मतलब बच्चों 3 और 2 5 हो गया। इधर इधर काउंट करते हैं ऑक्सीजन को, तो देखिए 2 3 6, 6 और 1 7। यहाँ पर देखिए बच्चों ऑक्सीजन ना 7 है। ठीक, इस तरीके से तो आपको इस तरीके से इसको बैलेंस करना है कि एक भी जो तत्व है बच्चों असंतुष्ट ना हो। ठीक, मतलब वो संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। देखिए सबसे पहले हम काम करेंगे बच्चे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है ना, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 1 3, तो यहाँ से हम मान लीजिए 2 से बच्चों गुणा करते हैं, तो देखिए हो जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ से बच्चों देखिए 2 एकम 2, 2 2 4। टोटल इधर हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों 4। तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा मार देंगे। ठीक, तो हमारा हो जाएगा, इधर हम 2 से कर देंगे बच्चों गुणा, तो देखिए 2 दूनी हो गया 4। जो हाइड्रोजन है बच्चों बैलेंस हो गया हमारा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, आप जो दिखा रहा है आपको बच्चों, दिखाए अच्छे से। ठीक, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब बच्चों ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और 2 एकम 2, 3 और 2 5, टोटल इधर 5 ऑक्सीजन है। ठीक, 5 नहीं, अब बच्चों इधर देखिए अब ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने 2 से गुणा मार दिया है ना, तो ये 2 का गुणा हुआ है, हाइड्रोजन में नहीं बल्कि सभी में इसका गुणा हुआ है। ठीक, जैसे इसमें भी गुणा हुआ है, 2 एकम 2, नाइट्रोजन भी यहाँ पर 2 हो गया, फिर 2 3 6, इधर ऑक्सीजन 6 हो गया, और 2 एकम 2, 6 और 2 8। टोटल बच्चों इधर कितने ऑक्सीजन हो गए 8 ऑक्सीजन। यहाँ से देख सकते हैं 3 दूनी 6, और फिर इस 2 का अगर हम गुणा किए ना, तो हाइड्रोजन में तो हुआ ही बच्चों, ऑक्सीजन में भी होगा। तो देखिए 2 एकम 2, तो 3 दूनी 6 और 2 8, ऑक्सीजन भी संतुष्ट हो गया। फिर देखिए हाइड्रोजन बच्चों बैलेंस हो गया हमारा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आप इसको देखिए, इसको संतुलित करते हैं नाइट्रोजन को, तो देखिए बच्चों नाइट्रोजन यहाँ पर हो जाएगा ना 2 एकम 2, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 एकम 2, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस है। तो ये बच्चों संतुलित हो गया। अब हम चलिए दूसरा वाला आपको संतुलित करके दिखाते हैं, बी नंबर। देखिए बच्चों इस तरीके जब आप गुणा करेंगे ना, जैसे इसका 2 का गुणा हमने कर दिया, तो इस 2 का गुणा सब में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ऐसा नहीं कि इसी में होगा। ठीक, इस तरीके से जैसे बी नंबर हम लिखेंगे NaOH प्लस H2SO4, तीर लगाएंगे। उधर चलेंगे बच्चों Na2SO4 प्लस H2O। चलिए इसको संतुष्ट करवाते हैं। देखिए पहले देख लेते हैं बच्चों की गड़बड़ क्या है। तो देखिए यहाँ पर सोडियम अकेले है, यहाँ पर देखिए सोडियम 2 ठो है, मतलब सोडियम 2 है बच्चों। तो यहाँ पर ये सोडियम की गड़बड़ी चल रही है, इसका मतलब यहाँ पर हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 2 एकम 2, तो सोडियम 2 है बच्चों, तो यहाँ पर सोडियम 2 है, तो यानी यहाँ से ना देखिए सोडियम हमारा बैलेंस हो गया है।
फिर देखिए अब जानते हैं कि 2 का गुणा इसमें हुआ है बच्चों, तो इसमें भी माना जाएगा। तो 2 एकम 2, इधर 2 ऑक्सीजन, और देखिए बच्चों यहाँ से 4 एकम 4, तो यहाँ से 4 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन। जबकि यहाँ पर आप देखें ना तो केवल 4 और 1 5 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ हम 2 से गुणा कर दें बच्चों, तो देखिए 2 का ऑक्सीजन में गुणा करेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, और 4 ऑक्सीजन, 4 और 2 6, 6 ऑक्सीजन इधर है, आप देखिए 4 इधर, और देखिए 2 एकम 2, 4 और 2 6। तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। बच्चों किसको देखते हैं, सल्फर को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सल्फर 1 है बच्चों, तो यहाँ पर सल्फर 1 है। ठीक, हाइड्रोजन को देख लेते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन 2 है, यानी कि सल्फर भी हमारा अपने आप सेटिस्फाई है। तो देखिए बच्चों 2 एकम 2, हाइड्रोजन 2 हो गया हमारा 2, और यहाँ से 2 2 4, हाइड्रोजन इस पार टोटल 4 है, इधर देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हमारा 4 है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी संतुष्ट हो गया। इस तरीके से बच्चों आपको संतुलित करना होता है। देखिए सी नंबर हम लेते हैं। सी नंबर है बच्चों NaCl प्लस AgNO3। ठीक, तीर लगाएंगे, इधर लिखेंगे देखिए AgCl प्लस NaNO3। देखिए संतुलित करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर सिल्वर 1 है तो सिल्वर 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, सोडियम बच्चों 1 है, सोडियम 1 है। फिर देखिए नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है बच्चों, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। तो बच्चों ये अपने आप ही संतुष्ट है, इसको संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये संतुलित है। इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों। सोडियम 1 है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1 है तो सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन भी इस बार 3 है। तो इस तरीके से ये बच्चों बैलेंस है, ऑटोमेटिक, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी आपको ऐसा भी दिया जा सकता है। देखिए डी नंबर देखिए बच्चों, बी ये Cl2 प्लस H2SO4, तीर लगाएंगे बच्चों, इस साइड में लिखेंगे BaSO4 प्लस HCl। चलिए बच्चों इसको बैलेंस करते हैं। देखिए पहले पता लगा देते हैं बच्चों कि गड़बड़ क्या है। देखिए बेरिलियम 1 बेरिलियम 1 है, यहाँ पर देखिए बच्चों क्लोरीन 2 है, और यहाँ पर देखिए क्लोरीन 1 है। इसका मतलब ये है ना कि बच्चों यहाँ पर 2 से गुणा मारेंगे, तो देखिए 2 एकम 2, तो यहाँ से क्लोरीन बच्चों संतुष्ट हो जाएगा। फिर देखिए अब हाइड्रोजन को देख देते हैं, तो बच्चों देखिए 2 एकम 2, तो यहाँ आपसे देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 है, तो यानी कि हाइड्रोजन भी अपने आप सेटिस्फाई है। फिर देखिए बच्चों बेरिलियम 1 है तो बेरिलियम 1 है, सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो बच्चों ऑक्सीजन 4 है। इस तरीके से देखिए हमने केवल एक जगह गुणा किया और सब ऑटोमेटिक हमारा जो है बैलेंस हो गया। तो बच्चों देखिए इस तरीके से आपको किसी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना होता है। इसको बोलते हैं बच्चों हम अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि। इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, जैसे बच्चों 2 है, 2 से लेकर गुणा करते हैं, कोशिश करते हैं कि संतुष्ट हो जाए। ये बच्चों 2019 में आया था, ये जो है 4 नंबर का था। एक समीकरण को अगर आप संतुलित करेंगे ना बच्चों, तो ये आपको 1 नंबर मिलता है, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, ऐसे 1 नंबर, टोटल ये मिल जाएगा आपको 4 नंबर। 2019 का प्रॉब्लम था। देखिए बच्चों इस तरीके से हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि जो है रासायनिक समीकरण क्या होता है। पहले मैंने आपको शुरू में फार्मूला बताया, उसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बताया, और बताया कि बच्चों की रासायनिक परिवर्तन ही वास्तव में रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का बच्चों 2 तरीका होता है, जानते हैं। एक होता है शब्द के द्वारा लिखेंगे, और एक होगा हमारा जो है प्रतीक एवं सूत्र के द्वारा। तो जब शब्द के द्वारा लिखेंगे बच्चों तो उसको शब्द समीकरण बोलेंगे, और जब सूत्र का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो उसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण बच्चों 2 किस्म का होता है, संतुलित, असंतुलित। संतुलित का मतलब होगा कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद के
परमाणुओं की जो है परमाणु तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो चला जाता है बच्चों संतुलित में। अगर वो ऐसा नहीं है तो असंतुलित हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया है और कहा जाए कि उसको संतुलित कीजिए, तो उसके लिए यहाँ पर अनुमान विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, या इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या लेकर गुणा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है बच्चों कि कैसे इसको संतुलित किया जाता है। ठीक, आगे की जो वीडियो हम लाएंगे बच्चों, वो हम देखेंगे ना कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, और भी आपको कई सारे सवाल करवाएंगे ना, तो उसमें आपका जो डाउट बनता है सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, और आगे की वीडियो हम आपको इस पर देंगे कि इस पर आधारित जो भी प्रश्न बच्चों एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम आपके समक्ष लाएंगे, प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद उसी वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमने कंटेंट तैयार कर लिया, बस आपको पढ़ा देना है केवल। ठीक, चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम आपसे अलविदा चाहते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों मुस्कुराते रहिए। ठीक, बाय बाय।